जो ये बिल पारित हुआ, उस बिल में बड़ा क्लियर मैंडेट है कि भाई 33% महिलाओं को हम लोग आरक्षण देंगे। कांग्रेस अगर महिला के नाम पर महिला शब्द भी बोलती है तो हमको लगता है महिला लोग को खपड़ी लोग को दौड़ाना चाहिए, उन लोगों को काली पोत देना चाहिए, कांग्रेसी लोगों को, जेएमएम के लोग। मोदी जी प्रतिबद्ध थे, 2023 में उन्होंने पारित करवाया और इस मजबूत इरादे के साथ कि हमको 2029 में देना है, ये रिजर्वेशन महिलाओं को देना ही है, उनका हक और उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। और हम इसलिए लाए इस बिल को कि हम 2029 के असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव में 33% आरक्षण देना चाहते हैं। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करना चाहते हैं, देश में एक साथ चुनाव। उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि किसी को नुकसान नहीं हो, किसी राज्य का जो वेट है, पोलिंग वेट जो है वो कम नहीं हो। इस डिलिमिटेशन में उन्होंने इसमें ध्यान रखा गया था कि एक यूनिफॉर्म 50% बढ़ोतरी जो है हर एक विधानसभा में किया जाएगा। यूनिफॉर्म जो हमारा एजेंडा है उसको हम लोग फुलफिल करके रहेंगे। हम लोग फिर प्रयास करेंगे, फिर इस जो हर्डल है इसको दूर करके ये जो विधेयक है इसको हम लोग पारित कराएंगे, महिलाओं को उनका अधिकार देंगे। विगत कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता आज हम लोग कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 17 तारीख को, आज 20 तारीख है, 3 दिन पहले लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन और उसके साथ जुड़े हुए 2 बिल्स जो है वो पारित नहीं हो पाया और इससे आधी आबादी जो इस देश की है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर पीछे हम लोग 10-12 सालों का इतिहास देखेंगे तो इस देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए गए। करोड़ों शौचालय का निर्माण कराया गया, करोड़ों घरों का निर्माण कराया गया और इन घरों का जो स्वामित्व है वो महिलाओं के नाम पर ही ज्यादा से ज्यादा है। आज के दिन लगभग 10 करोड़ गैस का कलेक्शन देकर के महिलाओं को जो है धुआं से मुक्ति दिया गया। बहुत सारे स्कीम से जोड़ करके महिलाओं को जो है ऋण दे करके इनको उद्यमी बनाया गया और आज मुद्रा में ही देखिएगा अगर तो अधिकांश लोन जो है वो महिलाओं के नाम से है। ये जो अधिनियम हम लोग लेकर के आए थे, अगर ये पारित हो जाता तो आधी आबादी को उनका आधा हक जो है ये मिल जाता। और नरेंद्र मोदी जी उसी और प्रयासरत थे कि वे उनको जो है महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। ये कोई इलेक्शन में उनका प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये उनके हक का विषय है। क्योंकि उनकी आबादी आधी है तो धीरे धीरे करके उनका जो क्लेम भी है वो 50% बनता है और उसका जो है हम लोग को उनको देना चाहिए था। अब आप देखिए 2023 में जो ये बिल पारित हुआ, उस बिल में बड़ा क्लियर मैंडेट है कि भाई 33% महिलाओं को हम लोग आरक्षण देंगे। आगे जो है जब जनगणना आएगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इनको अकोमोडेट किया जाएगा। दुर्भाग्यवश क्या है, कोरोना और अन्य चीजों को लेकर के जनगणना की शुरुआत अभी हुई और जनगणना अगर अभी हम लोग अगर इसको देखते हैं तो जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डिलिमिटेशन कमीशन का एक बाध्यता है कि उसको पब्लिक हियरिंग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके करनी पड़ेगी। अब जब हम लोग हर एक बोल रहे हैं तो विधानसभा की भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकसभा की भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये करना पड़ेगा। तो इतना 5000 जन सुनवाई ये आसान नहीं है और एक दिन में नहीं हो सकता है। इसी को लेकर के कि भाई अगर हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपनी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं चुनाव में, तो हम लोगों ने ये किया कि भाई हम लोग इसको पुराने डाटा पे, क्योंकि नए पे संभव नहीं है, 2029 में वो हो नहीं पाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। और आगे ऑलरेडी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 95 से आदरणीय देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे तब से ये प्रयास चल रहा है
उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की भी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने किसी न किसी तरीके से इस पूरे विधेयक को अटकाया, एक बार भी कभी पास नहीं होने दिया, चाहे वो उनके अपने समय में ही क्यों नहीं हो। उन्होंने पास करने में कोई मदद जो है या कोई भी हेल्पिंग हैंड जिसको बोला जा सकता है वो उन्होंने नहीं दिखाया। मोदी जी प्रतिबद्ध थे, 2023 में उन्होंने पारित करवाया, और इस मजबूत इरादे के साथ कि हमको 2029 में देना है, ये रिजर्वेशन महिलाओं को देना ही है, उनका हक और उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, उन्होंने ये संशोधन विधेयक लेकर। अब चूंकि सीट बढ़ने की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का विषय आया, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेकर के आए। उद्देश्य बड़ा क्लियर था, उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि किसी को नुकसान नहीं हो, किसी राज्य का जो वेट है, पोलिंग वेट जो है वो कम नहीं हो। इस डिलिमिटेशन में उन्होंने इसमें ध्यान रखा गया था कि एक यूनिफॉर्म 50% बढ़ोतरी जो है हर एक विधानसभा में किया जाएगा, यूनिफॉर्म। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आबादी के अनुरूप अगर नॉर्मल जन ये हो, डिलिमिटेशन हो, तो वो आबादी के अनुरूप ही होगा। तो जहां की आबादी ज्यादा है वहां सीट ज्यादा होंगे, और जहां की आबादी कम है वहां सीट कम होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि किसी भी राज्य के पॉलिटिकल वेट को, उसके जो इलेक्टोरल वेट है उसको कम नहीं किया जाए, उसको कोई क्षति नहीं हो, इसलिए यूनिफॉर्म, अगर आज बिहार में 50% बढ़ रहा है तो तमिलनाडु में भी 50% बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में अगर 50% बढ़ रहा है तो केरल में भी 50% बढ़ रहा है, तो किसी को कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला था। हम लोगों को समझ में नहीं, जब हम लोग पार्लियामेंट में डिबेट, तो सामने वाले लोगों का डिबेट देखते थे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता था कि मैटर को लटका के भटका करके और कुछ और इरादा से जो है, इनका एक ही इंटेंशन था कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को ये यश नहीं मिले, ये उनकी को कीर्ति नहीं मिले कि उनके समय में ये जो बिल है पास भी हुआ और उन्हीं के समय में ये इंप्लीमेंट भी हुआ। इन लोगों ने, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद, आदरणीय अमित शाह जी के बोलने के बाद और ये गारंटी देने के बाद कि किसी भी राज्य को कोई क्षति नहीं होगा, उसके बाद भी इन लोगों ने ये मांगा कि भाई आप बना करके दे दीजिए कि किस राज्य में कितनी सीट होगी। अभी आप देखे होंगे कि डीए बढ़ने का मैटर आया है, केंद्र सरकार के कर्मियों का डीए बढ़ा है, तो उसमें परसेंटेज आया है कि इतना परसेंट हम लोग डीए बढ़ाएंगे। कहीं कर्मचारी वाइज आया क्या कि उसमें कितना पैसा बढ़ा? इसी प्रकार से जो बिल आते हैं उसमें जो सिद्धांतिक मूल्य जो उतना ही लिखा रहता है, बाकी का डिटेल जिसको चाहिए होता है वो बाद में प्राप्त कर सकता है। उसमें लिखा हुआ था कि भाई हम हर विधानसभा में 50% सीट को बढ़ाएंगे। विपक्ष क्या कहना था कि भाई आप विधानसभा वार लिख करके दीजिए कि कहां कितना नंबर्स कितना आएगा। तो 50% अगर हम बढ़ाएंगे तो नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बावजूद भी अमित शाह जी ने इनको ऑफर दिया कि भाई आप 1 घंटा रुकिए, हम लोग इसको संशोधन कर देते हैं और संशोधन में एग्जैक्ट नंबर जो आप चाहते हैं वो एग्जैक्ट नंबर भी हम लोग लेकर के आते हैं। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका इरादा ही नहीं था। क्योंकि अब आप कांग्रेस का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो 30 साल से लगभग इस बिल पर कांग्रेस जो है किसी न किसी प्रकार से या तो साइलेंट रही है या मैनिपुलेट करके, मैनेज करके इस बिल को पास नहीं होने दिया है। इस बार भी उसी इरादे के साथ कांग्रेस आई थी, और इस बार तो पूरा इंडी अलायंस जो है, पूरा इंडिया गठबंधन इसी बात को लेकर के आया था कि हम लोग इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, जो कि आपको वोटिंग के रिजल्ट में भी दिखा होगा। आपको भी अवसर मिलेगा बोलने का, जरा हमको पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप जितना प्रश्न करेंगे उसका उत्तर तो हम लोग देंगे। आज अगर इस बिल के स्वरूप को देखते अगर आप, और जितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, गृह मंत्री जी ने आग्रह किया, सारी महिलाएं जितनी वक्ता थी उन करीब करीब सभी महिलाओं ने इसमें
जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई ये बिल के पारित हो जाने से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरा मजबूत होगा, देश में आधी आबादी को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की हठधर्मिता की वजह से महिलाओं को उनका हक और अधिकार डिनाई कर दिया गया। ये मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। अब आप इसको भटकाने का तरीका देखिए, बिल को इन लोगों ने कैसे कर दिया कि भाई डिलिमिटेशन हम लोग कर रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ओरिजिनल जो बिल है 2023 के बिल को देखेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्टता से इन तीनों चीज का जिक्र किया हुआ है कि 2023 में जो विधेयक आया उसमें क्लियर है कि हम 33% महिलाओं को हम लोग ये देंगे, रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद है कि भाई हम जनगणना के फिगर को लेंगे। उसके बाद है कि हम डिलिमिटेशन उस जनगणना के फिगर पर करेंगे। वो तीनों उसी में लिखा हुआ है, कोई नया चीज इसमें नहीं आया। लेकिन परिस्थिति वश कि वो 2023 था, आज 2026 है। अगर हम लोग इंतजार करें कि जनगणना का रिपोर्ट आए, जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हम उस पर कार्रवाई करें, तो ये अभी जो आगे विलंब होता और शायद 29 में इंप्लीमेंटेशन में इसको देरी होती। तो हमारा जो मूल भाव था कि हम महिलाओं को देना चाहते हैं रिजर्वेशन और बिना किसी स्टेट के हक और अधिकार को मारे बिना देना चाहते हैं, उस ओर हम बढ़ रहे थे। कोई नया काम हमने नहीं किया, कोई भी नया काम नहीं किया। जैसे आरोप है कि भाई हम तो डिलिमिटेशन करने लग गए, तो पहले के बिल में लिखा हुआ डिलिमिटेशन होना है। और हमने उसको 2011 के सेंसस को जरूर मूल रखा, लेकिन अब सीटों की जो वृद्धि थी वो परसेंटेज के हिसाब से तय हुआ कि हर राज्य को समानांतर जो है अधिकार मिलेगा। तो इस देश की महिलाएं जो है देख रही हैं कि किस प्रकार से उनके हक को, उनके अधिकार को मारा गया है। और अपने हठधर्मिता के चलते देखिए, इनका कांग्रेस का चाल और चरित्र हमेशा विचित्र रहा है। एक तरफ तो ये लोग कहते भी रहे कि हम लोग चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन बिल जो है पास हो, लेकिन दूसरी तरफ वोट जो उनके खिलाफ किया। उससे भी बड़ी बात कि जब ये बिल गिर गया तो आपने देखा होगा कि एक उत्सव मनाया गया। वहां पर सब लोगों ने मेज थपथपाया, एक दूसरे के गले लगे, आपस में बधाइयों का सिलसिला चला। और हो सकता है कि शाम को कहीं पार्टी भी हुई, उसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग इतने खुश थे इस बिल के गिरने से। तो देश की महिलाएं, देश के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आपको महिलाओं को हक मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, तो उससे कांग्रेस को क्या तकलीफ? जिस तरीके से ये पूरा वाकया जो है पिछले 3 दिनों में हुआ, ये इस देश को बहुत पीछे ले जाने का काम हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो आप जब नेशन को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया कि भाई हम लोग जो हमारा एजेंडा है उसको हम लोग फुलफिल करके रहेंगे। हम लोग फिर प्रयास करेंगे, फिर इस जो हर्डल है इसको दूर करके ये जो विधेयक है इसको हम लोग पारित कराएंगे, महिलाओं को उनका अधिकार देंगे। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि ये जो आज की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का, जिसमें सारे लोग आते हैं, आरजेडी भी आती है, जेएमएम भी आती है, कांग्रेस भी आती है, और जितने भी दल हैं राष्ट्रीय स्तर के जो इंडी गठबंधन के साथ है, उन तमाम लोगों ने मिल करके महिलाओं से उनका हक, उनका अधिकार छीनने का काम किया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत बड़े संख्या में इनको क्षति होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जो प्रासंगिक भी है कि महिलाएं बहुत सारी चीजों को भूलती नहीं है और अब बेसिकली वो अपना अपमान कभी भी नहीं भूलती है। तो ये जो अपमान इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, इस अपमान का बदला आप देखिएगा हर दिन, हर पल, हर घड़ी इस देश की महिलाएं जो है वो इस पूरे गठबंधन से लेगी। यही आज का जो है मूल विषय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब आपका अगर कोई प्रश्न हो तो उसके बाद देखिए, झारखंड में भी 50% सीटें बढ़ती, उसके बाद झारखंड में जो है 14 सीट से बढ़ करके 21 सीट होता,
और 7 सीट जो है 21 का 33% वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता। ये अपेरेंट लाभ झारखंड का था। इसी प्रकार से पूरे देश के राज्यों में इसी प्रकार के का जो है मैथमेटिक्स पॉसिबल होता। देखिए एक फ्रीज 1971 से एक फ्रीज चला आ रहा है, वो फ्रीज 2026 में खत्म हो गया। अब डिलिमिटेशन नेचुरल प्रोसेस में ही पूरे देश में होना, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई संविधान में इसको पावर नहीं दिया गया है। आप समझिए कि जब देश की आबादी 27 करोड़ थी और आज के दिन में 140 करोड़ है। पहले सीट्स का जो ये था, एक आंकड़ा भी मैं आपके लिए लाया हूं, अगर आप बताएंगे तो हम कि कितना सीट्स का जो है आज के दिन में सृजन होना चाहिए। अभी 60,000 से लेकर के 39 लाख तक लोकसभा की सीटें हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आपके जमशेदपुर सीट का पॉपुलेशन का यही का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि यहां पर 32 लाख की आबादी पर एक सांसद है। 32 लाख की आबादी पर एक सांसद है। जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय ऐसी परिकल्पना नहीं की गई थी कि सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि सांसद अभी अपने सारे लोगों से मिल नहीं सकता। अगर वो चाहे भी तो 5 साल के दौरान वो अपने सारे वोटर से मिल नहीं पाएगा। वो अपने सारे क्षेत्र के गांवों का विजिट भी शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने दिन है उससे ज्यादा गांव है। तो जो ड्यूटीज है एक सांसद की, वो ड्यूटी में वो करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा हो जाता है, आबादी सर्विंग पॉपुलेशन जो वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसको लेकर के डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि समय समय पर इसका किया जाना है। उसी प्रक्रिया में 2026 में जब भी ये सेंसस का रिपोर्ट आ जाएगा, सेंसस के रिपोर्ट के आने के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी चलेगा। लेकिन तब तक शायद 2029 का जो चुनाव है उस पर यह रिजर्वेशन शायद नहीं लागू हो पाएगा। ये बिल गिरने से सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ। देखिए, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था वो भी 2026 के लिए ही था, और केवल एक राज्य में नहीं, 3 राज्य में, यहाँ झारखंड में, मणिपुर में और शायद केरला में, ये तीनों राज्यों में डिलिमिटेशन नहीं हो पाया था। वो भी इस साल ड्यू है, और अब जैसे ये सेंसस का रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर भी ये तीनों में जो है होना तो ऐसे पूरे देश में है, उसके साथ यहाँ पर भी होगा। जब बीजेपी को तो मैथमेटिक्स मालूम था कि पार्लियामेंट में मेरे इतने वोट फॉर में आएंगे, इतने अगेंस्ट में आएंगे एक तरह से, तो क्यों नहीं एक पहले कंसेंसस बनाया गया ताकि ये बिल कंसेंसस में पास हो सके? क्या ये एक तरह से अभी जो स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है उसके लिए एक मतलब एजेंडा डायरेक्ट बनने का एक कोशिश था? देखिए, हम लोग जब पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, तो नंबर्स लेकर के नहीं बैठते, मुद्दे लेकर के बैठते हैं। इस देश के लिए क्या हितकर है। ये जो महिला बिल था, नंबर तो सबसे ज्यादा नहीं, एक बार आपकी बात का जवाब देना, आपको उसमें आपके सारा जवाब मिल जाएगा। जब 2023 में पास हुआ था तो ये यूनानिमसली पास हुआ था, सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। उसमें क्रक्स यही था कि 2029 से ये लागू हो जाए। हम लोग फिर से इस नंबर्स को लेकर के आए कि भाई 2029 में लागू होना, और हम भी चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी करना चाहते हैं कि 2029 में लागू हो जाएगा। तो लोगों को भी पहले से पता था, लेकिन राजनीति करके लोगों को ऐसा लगा कि हमने नरेंद्र मोदी के बिल को गिरा दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये गलतफहमी उनकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हराया इस देश की महिलाओं को, धोखा दिया उन्होंने देश की महिलाओं को। और एक कॉन्सेप्ट चलता है अंतरात्मा की आवाज। अगर मेरे दिल से, अगर हम अपने दिल में क्लियर हैं कि हम महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते हैं, तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। और ऐसा अगर होता, आप पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कि टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये बिल अभी जो लाया गया टीएमसी,
जिसका साथ बंगाल में हो रहा है, टीएमसी सबसे ज्यादा महिला सांसद भेजती है, तो ये टीएमसी का मुंह पे ये दफा नहीं हुआ। देखिए, आपने अपना जवाब खुद ही दिया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एग्जैक्टली यही काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रही थी कि अगर आज ये बिल हम नहीं लेकर के आते तो 2029 में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग लेकर के आए। और अगर हम इसको छोड़ देते अपने आप पे तो ये डिलिमिटेशन कब होता, उसके बाद उसका पब्लिक हियरिंग कब होता, उसका रिपोर्ट कब आता, उस रिपोर्ट के बाद में उसका फाइनलाइजेशन कब होता, अडॉप्शन कब होता, तब जाकर के उसका ये जो है प्रैक्टिस में आता। तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था, गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो समय है, समय ही एसेंस है इसका, और इसीलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी लाना चाहते हैं ताकि हम लोग 2029 में इसको पकड़ पाए। अब देखिए, कहने वाले लोग और बोलने वाले लोग हर समय कोई ना कोई चीज चलते रहेगा। अगर अभी बंगाल का और तमिलनाडु का इलेक्शन निकल जाए तो आगे यूपी का इलेक्शन आने वाला, आप उस पर आरोप लगाएंगे कि भाई यूपी का इलेक्शन आ रहा था तो आपने इसलिए कर दिया। इस देश में हमेशा कोई ना कोई घटनाक्रम चलते रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर थी, सीरियस थी, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग इस बिल को लेकर के आएंगे, एक स्पेशल सेशन में लेकर के आएंगे और महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलवाएंगे। अब जब आपका 19 में हो जाएगा डिलिमिटेशन, अब छुट्टी को मिल गई है संसद में, तो 19 में लागू कर पाएंगे आप? देखिए, हम आपने प्रधानमंत्री जी को अगर सुना होगा कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन समय का अपना मर्यादा होता है। अभी तो सबसे पहले सेंसस होगा, सेंसस का रिपोर्ट पब्लिश होगा, सेंसस का रिपोर्ट आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इस आरक्षण का सवाल आएगा। अभी बाकी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में भी छिपी हुई हैं, अब उसका चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इस बिल को लाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर एजेंडा था कि हम अपनी बहनों को 29 से रिजर्वेशन देना चाहते थे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, ये बहुत क्लियर था। 543 सीटें हैं लोकसभा, क्या उस पर ये बिल पास हो रहा था या डिलिमिटेशन पे? नहीं, ये प्रश्न पूछने के पहले आपको जो 2023 का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन में 3 चीजें लिखी हैं। पहला कि भाई हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, उसके बाद लिखा है कि हमारा जो सेंसस होगा, जो आगे सेंसस होगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसमें हम लोग सीटों को बढ़ाएंगे और ये तीनों चीज एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे। चूंकि ये चीज इंप्लीमेंट अभी होने में थोड़ा समय का बाधा था, 23 में जब किया गया था तो ऐसा लगता था कि 23 से चालू होगा तो शायद 29 को हो जाए, लेकिन अभी 26 से चालू करके 29 में होना संभव नहीं है। इसी के लिए ये बिल लाया गया। अभी जो बिल आया वो उसी के लिए लाया गया। तो जो मूल बिल है उसमें ये तीनों भावना को जीवित रखा गया है, और जब भी ये होगा तो वो तीनों भावना के साथ ही होगा। तो जो सेंसस का 2011 लागू हो रहा है, कट ऑफ मार्क 15 साल का गैप का जो अंतर था उसको तो आप लोग नहीं कर पाते। ये देखिए, जब जनगणना हुआ ही नहीं तो उसको करने का कोई मतलब भी नहीं है। हमारे पास कोई एक आंकड़ा है और हमने क्या किया, हमने हर एक विधानसभा और लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाई, फिक्स्ड 50% बढ़ाया। किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई क्षति उसमें नहीं हुई। तो ये जो अगर आप पूरा देखेंगे तो आप अभी जो घट करके होता तो शायद एक लोकसभा में जो पॉपुलेशन था शायद 15 लाख 16 लाख इस प्रकार से ये घट करके आ जाता। अगर ये पास हो जाता तो एक एमपी के अंडर में जो पॉपुलेशन होता वो 20 लाख से नीचे होता। झारखंड में तो ऐसे भी आदिवासी पॉपुलेशन के कारण ही होगा झारखंड में डिलिमिटेशन। तो आपको लगता नहीं कि आदिवासियों को उसमें नुकसान हो जाता है, डिलिमिटेशन हो जाता है? देखिए, हर एक लोगों का ध्यान, आपने सच सुना नहीं कि हर एक लोगों का ध्यान इसमें रखा गया है। तो इसमें जितने भी सेक्ट है, एससी का सीट हो या एसटी का सीट हो, ये सारे सीटें बढ़ेंगी। अगर हम 50% उनका बढ़ा रहे हैं और 50% के भीतर उनका रिजर्वेशन भी बढ़ा रहे हैं, तो आज अगर 28 सीट है, 80 में 28 है,
तो 120 में अगर उसी परसेंटेज में हम जाएंगे तो उनकी सीटें बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेगी। ये तो बड़ा सिंपल है। विपक्ष बोल रहे थे 500 प्लस में जो है उसमें 33% आरक्षण दे दो। तो विपक्ष बिल से बड़ा हो गया क्या? नहीं, उनका आप विपक्ष का काम ही है, देखिए, लटकाना, भटकाना और चीजों को विलंब कैसे करना। लेकिन उनका जो बिल में जो सार है, बिल में उनको 23 के बिल में एक ही चीज दिख रहा है कि भाई रिजर्वेशन देना है, लेकिन किस प्रकार से उसका गठन होना है वो उनको क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो बड़ा स्पष्ट है, वो तीनों उसी बिल का पार्ट है कि भाई किस प्रकार से होगा। हम जनगणना कराएंगे, सेंसस के रिपोर्ट पर डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन करके जो सीट्स आएंगी उसमें 33% का रिजर्वेशन देंगे। बड़ा स्पष्ट है। 29 तक तो आप लोग का पार्लियामेंट में ही नंबर रहेगा, तो आप लोग उसका मतलब 29 तक आप लोग इस बिल को नहीं ला पाएंगे। अब जब बिल गिर गया तो अब हम 29 में लाने की बात, आखिर क्या होगा, आगे का क्या रणनीति बनेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज के दिन में, एज ऑफ टुडे, इस बिल के गिरने से इस देश की 50% आबादी को क्षति पहुंचा है। और उस दिन जैसे 8:30 का जो भाषण में कहा कि हम लोग इसमें कमिटेड है कि इसको लाएंगे, तो उसका मतलब कब लाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोग कमिटेड हैं कि ये महिला रिजर्वेशन के बिल को हम लोग लेकर के आएंगे। अब आपका जो प्रश्न है टाइम का, तो टाइम आज बताने का समय नहीं है, अभी तो तुरंत ये बिल गया ही है। अब हम लोग अपनी रणनीति आगे बनाएंगे कि आगे इसको क्या करना है। लेकिन हमारे हृदय से पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य के मन में है कि ये जो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ये लागू होना चाहिए। दिनेश जी, आपकी पार्टी कितने परसेंट महिलाओं को टिकट देती है? सांसद सदस्य के लिए हाँ, आपकी पार्टी कितने परसेंट महिलाओं को टिकट देती है? देखिए, ये अभी आज के डेट में आप 240 है, 240 में कितनी परसेंट महिलाएं? हमको लगता है कि अभी जो जीत के आई हैं शायद वो 15% या 14% के आसपास में ऐसा है कि ये है। लेकिन इसका कोई इससे रेलेवेंस नहीं है, इस पर्टिकुलर चीज से। अभी हम लोग के साथ 17% है, एग्जैक्ट नंबर ये बता रहे हैं। इसमें कोई रेलेवेंस इस बात से इसलिए नहीं है कि भाई ये कम है, तभी तो हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये जो पूरे देश का, जो पूरे पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या 14% है, 13% है, उसी को हम लोग बढ़ा करके 33% ले जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे अगर ये रिजर्वेशन जो है इसलिए जरूरी होता है कि कई एक बार निर्णय करने में वो मददगार होता है। अगर हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं हो तो हम महिलाओं को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर रिजर्वेशन रहेगा तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग पार्टी में भी लागू कर देते हैं कि हाँ, पार्टी में भी लागू कर देते हैं आप लोग। ये मतलब मेरा पार्टी आप थोड़ी ना चलाइएगा। आप नहीं, आप तो आपका सजेशन, मेरा पार्टी आप तो नहीं चला सकते। नहीं, आप पूछ रहे हैं हम लोग, वो हमारा अपना जो सेटअप है उसमें देखिए, पार्टी चलाना और संविधान से देश चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं तो इस पार्टी में हमारा क्या स्टैंड है, एक बार में इसका 50% आपको हम एक बार बता दें। आबादी है, तो इसका 50% क्यों नहीं किया जाए? नहीं, धीरे धीरे लक्ष्य वही है, लक्ष्य वही है कि हम लोग धीरे धीरे करके, आपने ये भी देखा होगा कि उसमें जो मिनिमम है वो लिखा हुआ है 33% मिनिमम रिजर्वेशन। इट इज नॉट 33%, न्यूनतम 33%। नहीं, देखिए, ये आपके चॉइस से नहीं है, ये आपके चॉइस से नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ेगा। कोई भी चीज ग्रेजुअली बढ़ेगा। हम लोगों का भी मानना है, हम ही लोगों ने किया भी है इसको। आप देखिए, ये का जो पंचायत लेवल पर रिजर्वेशन है वो 50% है, यहाँ भी हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। महिला बैठी हुई है, मैंने जो डिमांड किया 50%, क्या वो हाथ नहीं उठाएंगे इसके लिए? जरूर हम लोग भी हाथ उठाएंगे, लेकिन समय के साथ होगा। जरूरी नहीं है कि 29 में ही हो जाए, तो समय के साथ होगा। अभी आप लोग का 33% आप लोग का जो सवाल अभी तक आया, आप लोग को एक बात जरूर कांग्रेस से भी पूछनी चाहिए। अभी तो आप 11 साल नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, सवाल आप कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले जगह अगर आप जाएंगे तो वहां सवाल करने के लिए आप लोगों के पास भी मटेरियल होना चाहिए। 11 साल हमारी शासन है, हम 33% देना चाहते हैं। 60 साल जिन लोगों ने शासन किया
वो 1% भी नहीं देना चाहते हैं, ये 33% देने से भी रोक रहे हैं, तो सवाल भाजपा से होनी चाहिए कि सवाल कांग्रेस से? पहला इस काउच को लेकर के 2023 में बड़ा मैं आप ही लोग के बात को आप ही लोग के बात को मैं आप ही लोग के बात को बोल रहा हूं। इसी झारखंड में, एकीकृत बिहार में भी पंचायती राज्य में यहां महिलाओं का आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 50% आरक्षण हम लोगों ने पंचायती राज में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमिटेड है महिलाओं के आरक्षण के। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं, जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस दिन से महिला सशक्तिकरण के एक करके सीढ़ी उन्होंने चढ़ी। हमने पंचायत में उनको आरक्षण दिया, हमने उनको मूलभूत सुविधाएं दी, हमने उनको नारी सशक्तिकरण के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के तमाम चीजों के रूप में उनको मजबूत करने का था। अब नारी को कानून बनाने के अधिकार में शामिल करने का जब विषय आया, जब 2023 में आप साथ में थे यही 33% आरक्षण के लिए, तो 2026 में आप क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष का साफ तौर पर कहना है ना कि डिलिमिटेशन नहीं, मैं आप ही के विषय पर आ रहा हूं। के साथ इसको पास कर बिल्कुल डिलिमिटेशन के काउच पर आप ये बात को बताना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 1971 में इसको फ्रीज किया गया। किसने फ्रीज किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जबकि हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान यह शक्ति देता है कि डिलिमिटेशन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसको डिलिमिटेशन के माध्यम से पार्लियामेंट में मामला ला करके अपने संख्या के हिसाब से लोकसभा विधानसभा को बनाने का बढ़ाने का काम करेंगे। क्यों रोका आपने? आपका मकसद 50 साल इस देश पर शासन करना था, हुकूमत करना था। मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं आप ही लोगों के माध्यम से, क्यों रोका आपने? क्यों फ्रीज किया? क्या उद्देश्य था इसके पीछे? क्या तर्क था आपका इसके पीछे? आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। अब जब तमाम प्रक्रिया अड़चन को दूर करते हुए 2026 उस 50 साल को हम लोग पूरा किए, मोदी जी ने बड़ी ईमानदारी से इस बिल को लाया, वो 50 साल पूरा होने पर, तो कांग्रेस को इसमें सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और हम इसलिए लाए इस बिल को कि हम 2029 के असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव में 33% आरक्षण देना चाहते हैं। हम तो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू करना चाहते हैं, देश में एक साथ चुनाव, विधानसभा का भी लोकसभा का भी, और 33% आरक्षण पूरे देश में एक साथ लागू, ताकि किसी को यह मौका नहीं मिले कि वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े, वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े। अलग अलग जब चुनाव होगा तो अगर जो विधानसभा में हारेगा वो लोकसभा में लड़ेगा, जो लोकसभा में हारेगा वो विधानसभा में लड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कट मोदी जी का जो सोच है वो महिला के हित में है, देश की आधी आबादी के। 70 करोड़ महिलाओं का हत्या करने का जुर्म अगर आज किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस के हाथ में वो हथियार पकड़ाने का किसी ने काम किया है तो ममता बनर्जी ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है। और महिलाओं की हत्या करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हमारा साउथ के कुछ पार्टियां हैं, जो महिला का 70 करोड़ महिला का राजनीतिक हत्या के वो लोग जिम्मेवार हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सीता के हरण में शूर्पणखा और रावण का कितना बड़ा योगदान था, उसी तरह से 70 करोड़ हमारी सीता का हरण करने में, उनका राजनीतिक हरण करने में शूर्पणखा और उनके भाई का कितना बड़ा रावण का रोल रहा है, यह आप लोगों से छुपा हुआ है। हम लोग बहुत विचलित हैं कि जब कोई एक महान पुरुष आकर के गद्दी पर बैठता है और वह एक देश में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है, अच्छा परिवर्तन करना चाहता है, नया दिशा देना चाहता है, वैसे समय पर कांग्रेस की जो संकुचित मानसिकता है वह सोचती है कि कांग्रेस ही संविधान का जो भी तोड़ मड़ोड़ कर सकती है, वह हक केवल कांग्रेस को प्राप्त। डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी, मोदी जी के गुणगान होगा, ये कांग्रेस नहीं चाहती। लेकिन कांग्रेस दिनों दिन यह काम करके स्वतः अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आपने झारखंड का विषय को उठाया, झारखंड के
डिलिमिटेशन फ्रीज है। 2006 में ड्यू था, आज 2026 है, 20 सालों से फ्रीज। अगर यहाँ डिलिमिटेशन होता है, जो मानक अनुपात हम माननीय सांसद जी बता रहे थे, उसी अनुपात में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ जो 81 सीट है वो बढ़ करके 120 से 125 के आसपास होगा। उसमें 33% जब महिलाओं का हक मिलेगा, तो ये मंच पर बैठी हुई, चाहे हमारी मीरा मुंडा जी हो, चाहे हमारी मछुआ जी हो, चाहे हमारी शुक्ला जी हो, सारे लोगों को अधिकार प्राप्त हो। क्यों नहीं चाहते हैं कल्पना सोरेन जी कि यहाँ डिलिमिटेशन लागू हो? आज हमारे यहाँ बोलती हैं कि 50% हम लोग रिजर्वेशन के बाद, कल्पना जी और प्रियंका जी बोल रहे हैं। आज आप देखिए 14 सीट हमारा है, वो अगर जब 21 सीट होगा तो 7 महिलाओं के लिए आरक्षित। 7 महिला कौन बनेगा? 7 महिला में 3 सीट जो होगा वो निश्चित तौर पर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के सीट होंगे उसमें भी रिजर्वेशन। 3 सीट तो कम से कम कंफर्म होगा कि वहां से हमारी ट्राइबल महिला ही बन करके जाएगी। आपने उनको मारने का काम किया है, उनके हक को छीनने का काम किया है। और बड़ी बड़ी बात आकर के आसाम से आकर के ये बंटी बबली जाकर के आसाम में घूम रहे, ये बंगाल में घूम रहे हैं और धोखा दे रहे हैं यहाँ के आधी आबादी को। इन लोगों को कोई राइट नहीं है आज के तारीख में बोलने का। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में गुस्सा है और झारखंड में भी गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 25 तारीख को हम लोग राज्य स्तर पर पैदल मार्च करेंगे। हजारों हजार की संख्या में हमारी महिला नेत्री, महिला कार्यकर्ता रांची के सड़कों पर उतरेंगे और जन आक्रोश के साथ यह बताने का काम करेंगे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं और कांग्रेस के खिलाफ। हम जिलों में जाएंगे और 30 तारीख तक हम मंडलों में भी जाकर के या पैदल मार्च करके हर एक घर तक यह संदेश पहुंचाएंगे कि मोदी जी ने जो नारी के सम्मान में यह बिल लाया था, कांग्रेस और उसके जो पार्टियां हैं सहयोगी, उन लोगों ने इस बिल को रोकने का किया। आज झारखंड में आप जिस लोकसभा में हम लोग बैठ करके अपनी बातों को हम लोग रख रहे हैं, आप इसको उठाइए। और आप पत्रकार हैं तो आप लोगों को हम लोगों से भी ज्यादा घूमने का अवसर प्राप्त होता होगा। आप चले जाइए, ये बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल से, और कहाँ तक ये लोकसभा जाता है, रांची के बॉर्डर। ये आपका डेमोग्राफी है। 6 विधानसभा एक लोकसभा में है। अगर इसको चारों तरफ से आप लोग देख लीजिए कि कितने पेरिफेरी में है, तो लगभग 700 किलोमीटर में ये आपका जमशेदपुर लोकसभा है। आप चाईबासा चले जाइए, सरांडा, इतना बड़ा जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल आप बोल सकते हैं उसको सरांडा। आप उठाइए छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, आप उठाइए उड़ीसा का बॉर्डर, आप चले जाइए झारखंड का बॉर्डर, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, उतना दूर तक आपका चाईबासा आपका बगल का लोकसभा से। यह डिवाइड होना चाहिए कि नहीं आज की तारीख में? लोगों की आवश्यकता है कि नहीं? हम पंचायत छोटा बना रहे हैं, विधानसभा भी छोटा हो, हम ब्लॉक छोटा बना रहे हैं, जिला भी छोटा हो, हमारा लोकसभा भी छोटा हो, हमारा विधानसभा भी छोटा हो, ताकि अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि जनता के काम को पूरा कर सके। तो मोदी जी का बहुत स्पष्ट सोचना है, जिस पर ये कांग्रेस ने धूल धूसरित करने का काम किया है। और इसका जवाब आधी आबादी के साथ साथ जितने भी संवेदनशील लोग हैं वो उसका जवाब। चेयरमैन तो बोल रही कि भाजपा जो है डिलिमिटेशन परिसीमन का चुनाव करके कुल मिलाकर के महिलाओं को गुमराह करने। अब उनको बोलने का जब कोई राइट नहीं है, 60 साल आपने शासन किया और 60 साल के शासन में ना आप महिला को अधिकार दिए, हम देने जा रहे थे, आप रोक रहे हैं। आपको सवाल करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस अगर महिला के नाम पर महिला शब्द भी बोलती है तो हमको लगता है महिला लोग को खपड़ी लग को दौड़ाना चाहिए, उन लोगों को काली पोत देना चाहिए, कांग्रेसी लोगों को, जेएमएम के लोगों को। तो इसमें कोई मोदी है तो मुस्लिम है का कोई फॉलोइंग होगा? एक सवाल का केवल जवाब समय का इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। और भानु जी ने भी कहा कि पूरे देश भर में जो है महिलाओं पूरे देश में एक तरह से गुस्सा है, बिल पास नहीं हो पाया इसको लेकर के। भाजपा ने 2024 में महिलाओं से वादा किया था कि 33% आरक्षण जो है 2029 में दे दी। अब 2029 में जिस तरह से बिल पास नहीं हुआ है तो आरक्षण तो नहीं मिल पाएगा महिलाओं को। ऐसे में जब 2029 के चुनाव में भाजपा
जनता के बीच में जाएगी तो महिलाओं को क्या जवाब? आप क्या करेंगे? आप एक पत्रकार हैं, अगर मैं कहूँ आप तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा न्यूज दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, 2/3 बहुमत की जरूरत है। इसमें विपक्ष को मदद करना चाहिए, विपक्ष नहीं कर रहा है। हम लोग बार बार इस बिल को ला रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि ये जो विषय है ये पूरे देश का विषय है। मोदी जी ने कहा कि मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, इस पर हस्ताक्षर करके आप क्रेडिट ले लो। क्यों नहीं राहुल गांधी ने क्रेडिट लिया? क्यों नहीं कल्पना सोरेन जी ने क्रेडिट लिया? क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी ने क्रेडिट लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज तो सबसे बड़ा पोस्टर तो लोगों का लगता है सरकार चुनाव था और इस बीच में भाजपा जो है संसद में बिल लेकर के आई। भाजपा भी जानती है कि 2/3 बहुमत से नहीं मिलने वाली, बावजूद इस बिल को लेकर आया गया संशोधन बिल था ये। लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अगर आपको लागू करना है तो आप अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ लागू कर दीजिए, या इसमें परिवर्तन करना है तो फिर जो वर्तमान सीटें हैं संसद में 543 उसमें दे दीजिए ताकि इस पर आपको माननीय सांसद जी ने बहुत बढ़िया से समझाया। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने फ्रीज किया 50 सालों के लिए। ये 2023 में नहीं पूरा हो रहा था, ये 2026 में पूरा हुआ है। अब जब पूरा हुआ है उसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया। अब 2023 में लाते तो बोलते कि अभी तक तो ये फ्रीज है। तो आप समय को भी थोड़ा सा देखिए कि कब लाया गया, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, किस परिस्थिति में लाया गया। आपको मैं और बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है 2026 से के बाद परिसीमन चालू किया है। संवैधानिक बाध्यता के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वर्डिक्ट है, उसको भी आपको देखना चाहिए। ये सब चीजों परिस्थिति को देख करके तब हम लोगों ने ये विषय को लाया और समय पर लाया, सोच करके लाया कि जैसे आपने मदद किया है, आप सारे लोगों का सीट पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता के पास उसकी चाबी है, उसकी चाबी तो भाजपा के पास नहीं है। आप कैसे सोच रहे हैं कि सीट पड़ जाएगी तो भाजपा को ही फायदा होगा? इसका मतलब आप बहुत डरे हुए हैं। बस यही तो कहना है कि अगर जनगणना होगी, जनगणना में अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उससे भाजपा डरा होगा, इसीलिए जनसंख्या के आधार पर जो है 2011 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भाजपा डरी हुई होती तो जनसंख्या के आधार पर हम लोग जनसंख्या जो है वो जाति के आधार पर गणना नहीं कराते। भाजपा डरी हुई नहीं है। भाजपा 2029 में ये आरक्षण लागू करना चाहती है परिसीमन के साथ, बस इतना ही। हो पाएगा? पूरी कोशिश है, मोदी जी ने कहा है और लोगों को भरोसा है। मोदी जी के जवान पर 140 करोड़ लोगों को भरोसा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in